गुड मॉर्निंग। दोबारा से गुड मॉर्निंग। दोबारा से गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक से आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज चेक करिए, वीडियो चेक करिए, आवाज और वीडियो दोनों अच्छे से आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी आवाज चेक करिए, मेरी आवाज और वीडियो दोनों ठीक से आ रहा है? ठीक है, चलो। हाँ, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन का एक और अनुप्रयोग जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना? वर्धमान ह्रासमान हमने निपटाया था। अब हम करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसका नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब जो है किसी भी वक्र, किसी भी दिए गए वक्र के लिए स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना और उससे जुड़े हुए सवाल को करना। स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श रेखा की ढाल, अभिलंब, अभिलंब की ढाल और उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे। यानी कुल मिला के ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक है। इसमें आप स्पर्श रेखा और अभिलंब की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है ढाल। ढाल ढाल एक रेखा की होती है। या जिसको आप प्रवणता भी कहते हैं, या स्लोप भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो चीज है ये सिर्फ रेखा की होती है। कोई रेखा हो उसी की ही ढाल होती है। ये कंफ्यूजन एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। नॉर्मली हम बोलते हैं ढाल, वक्र की ढाल, तो वक्र की कोई ढाल नहीं होती। वक्र की कोई ढाल नहीं होती। जो ढाल होती है वो हमेशा रेखा का गुण है। ढाल हमेशा रेखा का गुण है। जैसे ईमानदारी है तो व्यक्तियों का गुण है, गायों का गुण नहीं है। आप गायों पे ईमानदारी नहीं लगा सकते। मेरी गाय ईमानदार है, मेरी बकरी ईमानदार है ना, मेरे गली का कुत्ता ईमानदार है। तो ईमानदार जो शब्द है वो व्यक्ति के लिए बना हुआ है, इंसानों के लिए बना हुआ है। वैसे ये जो गुण है, ये गुण किसी वक्र का नहीं है। ये गुण होता है रेखा का। रेखा के अंदर जब भी कोई रेखा होगी उसकी कोई ना कोई ढाल होगी। प्रत्येक रेखा की एक ढाल जरूर होती है। प्रत्येक रेखा की एक ढाल जरूर होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, प्रत्येक रेखा की ढाल होती है। एक बात तो ये, ढाल केवल रेखा की होती है। नंबर एक बात, ढाल केवल रेखा की होती है। परवलय की, दिग्वर्त की, अति परवलय की या कोई और वक्र की ढाल नहीं होगी। और की ढाल नहीं होगी। ढाल सिर्फ रेखा की होगी। जब भी आप ढाल की बात कर रहे हैं, ढाल की पूछ रहे हैं, या ढाल की या स्लोप की या प्रवणता की बात कर रहे हैं, मतलब कोई रेखा वहां पर है जिसकी बात चल रही है। रेखा है जिसकी बात चल रही है। नंबर दो, प्रत्येक रेखा की कोई ना कोई ढाल जरूर होती है। प्रत्येक रेखा की ढाल होती है, चाहे कितनी भी हो, जरूर होगी। हर रेखा की ढाल होती है, पक्की होती है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, जिसमें आपके माइनस अनंत और प्लस अनंत भी इंक्लूड है। इनमें से कोई ना कोई नंबर होगा जो उसकी ढाल होगा। माइनस अनंत और प्लस अनंत भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग प्लस इन्फिनिटी। कई रेखाओं की ढाल प्लस अनंत भी होती है, कईयों की माइनस अनंत भी होती है और कईयों की इनके बीच में भी होती है। यानी आपके रियल नंबर जो है उनसे भी ज्यादा ढालें होती है, मतलब अनंत भी शामिल है। कई रेखाओं की ढाल अनंत भी होती है ना, प्लस अनंत और माइनस अनंत। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यूं कह सकते हो कि प्रत्येक रेखा की कोई ना कोई ढाल जरूर होगी। यानी कोई रेखा है और उसकी ढाल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से बना है, किस चीज का आइडिया है? एक्चुअली ये आइडिया ये है कि जब भी आप कोई रेखा ड्रॉ करोगे, जब भी आप कोई रेखा बनाओगे, वो एक्स एक्स के साथ जरूर कोई ना कोई कोण बनाती होगी। कोई भी रेखा, आप कोई भी रेखा बनाइए, वो जरूर एक्स एक्स के साथ, एक्स एक्स की बजाय हम क्षैतिज बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा है, कि कोई भी रेखा जब भी आप ड्रॉ करेंगे, कोई भी रेखा,
वो जरूर निश्चित तौर पे क्षैतिज के साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाती होगी। क्षैतिज, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है ना, जो धरातल है वो क्षैतिज है। हर रेखा क्षैतिज के साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाती होगी। जैसे ये रेखा ले ली, अब ये रेखा है तो ये जरूर क्षैतिज के साथ कोई ना कोई कोण बनाती होगी। क्षैतिज कैसे, कोई भी एक लाइन खींच दो, ये आपका क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज है, ये सब क्षैतिज है ना, ये सब रेखाएं क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब होता है जमीन, समतल। अब जो भी रेखा आपने ली है ना, जो भी रेखा आपकी है वो रेखा क्षैतिज के साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाती होगी। ये कोण थीटा है, तो चिंता करने की बात नहीं है, हम जानते हैं कि ये सब रेखाएं समानांतर है, तो ये कोण भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और अगर आप एक्स एक्स के साथ निकालो तो थीटा होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स एक्स के साथ ही कोण निकालें, बाध्यता नहीं है, बस आपको क्षैतिज के साथ कोण निकालना है। एक्स एक्स भी क्षैतिज ही होता है, एक्स एक्स भी क्षैतिज ही होता है, तो आपको क्षैतिज के साथ कोण निकालना है, कोई भी निकाल लो। अब ये जो कोण होगा, इस कोण का tan में मान निकाल लीजिए, वो आपकी ढाल या स्लोप कहलाएगी। स्लोप बराबर tan थीटा। हर रेखा का कोण होगा, हर रेखा का कोण होगा, है ना, कोण ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, हर रेखा का कोई ना कोई कोण जरूर होगा। कोण होगा तो उसका tan में भी मान होगा, कोई भी रेखा होगी कोण तो बनाएगी। आप कैसी भी आड़ी टेढ़ी रेखा बना लो, हर रेखा कोई ना कोई कोण बनाएगी, कोण बनाएगी तो उसका tan में मान भी होगा, तो ढाल भी होगी, तो प्रत्येक रेखा की ढाल होगी। और अच्छी बात यह है कि हर रेखा की ढाल का एक ही मान होगा। इस रेखा की अपनी ढाल है, इस रेखा को कम या ज्यादा करोगे तो कोण भी कम ज्यादा हो जाएगा, और कोण कम ज्यादा होते ही आपका tan का मान भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये ढाल है tan थीटा। अब इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेम चीज को एक दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी रेखा है, इस रेखा पे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, इस रेखा पर कहीं भी कोई भी दो जो मन में आए वो दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, x1 y1। ये आपने और कोई इस लाइन पे कहीं भी जहां मन में आए पसंद आए वहां जाके पॉइंट ले लीजिएगा। एक दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इसके निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 है। ये हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम P रख लिया, इस पॉइंट का नाम Q रख लिया, और इनसे एक त्रिभुज का निर्माण कर लो। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, बन गया। ये कोण थीटा ही होगा, क्योंकि क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण थीटा होगा। ये दूरी हमारी आ जाएगी x2 माइनस x1, और ये दूरी आ गई हमारी y2 माइनस y1। लंब हमारा y2 माइनस y1 हो गया, आधार हमारा x2 माइनस x1 हो गया, तो हमारा tan थीटा बराबर हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट्स लेके आप इसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट आप लेंगे तो वो पॉइंट आपको क्षैतिज दूरी दे देंगे x2 माइनस x1, ऊर्ध्वाधर दूरी दे देंगे y2 माइनस y1, जो आपका लंब और आधार का काम करेगा, और लंब और आधार से आपका tan थीटा आ जाता है। तो आप ऐसे भी ढाल निकाल सकते हैं किसी रेखा की। अगर किसी रेखा का समीकरण आपको ज्ञात है, कोण ज्ञात है, तो tan थीटा करके निकाल लीजिए। दो बिंदु ज्ञात है तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करके निकाल लीजिए। लेकिन यदि समीकरण ज्ञात है, यदि रेखा का समीकरण ज्ञात है, यदि रेखा का समीकरण ज्ञात है, आपको रेखा का समीकरण पता है, तो समीकरण को इस रूप में लिखिए, y बराबर mx प्लस सी। इस रूप में लिख कर m का मान जो होगा वो ढाल होगी, वो स्लोप होगी, स्लोप होगी। आपको कोण पता है तो tan थीटा करके ढाल निकाल लो। मान लीजिए कोण नहीं पता है, देखो डिपेंड करता है तीन तरीके, ये तीनों में से तरीका कौन सा काम करेगा, जो आपको दिया है उसके लिए काम करेगा। अगर आपको कोण पता है कि रेखा कितना कोण बना रही है, तो tan थीटा करके पता कर लो कि ढाल कितनी है। मान लो कोण नहीं पता, दो बिंदु पता है रेखा पे,
दो बिंदु पता है तो ऐसे निकाल लो। मान लो दो बिंदु भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, समीकरण पता है तो रेखा के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी करके लिख लो, और जो x का गुणांक आए वही ढाल है, ढाल तो मिल जाएगी। तो कुल मिला के आपको तीनों में से जो तरीका, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है कि कौन सा है, तीनों तरीकों से आपको ढाल मिल जाएगी, तीनों ही तरीकों से ढाल मिल जाएगी। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस ढाल को, झुकाव को और प्रवणता को। इसे झुकाव भी कहते हैं, है ना, झुकाव भी कहते हैं। आगे है वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या है ये आइडिया? मान लीजिए आपके पास कोई भी वक्र है, कोई वक्र है, कोई चित्र है, कोई ग्राफ है। अब ग्राफ होगा तो समीकरण भी होगा। मान लो ये आपका वक्र है जिसका समीकरण है एफ एक्स वाई बराबर 0। ये आपका वक्र है। कोई तो आड़ा टेढ़ा चित्र तो बनेगा इसका, है ना, निश्चित तौर पे कोई ना कोई चित्र तो होगा इसका, चाहे कैसा भी हो, कोई तो आकृति बनाती होगी। हर समीकरण कुछ ना कुछ तो बनाता ही है, कोई ना कोई तो चित्र बनाता ही है। तो यह वक्र भी निश्चित तौर पे कोई ना कोई चीज बनाएगा। मान लो ये आड़ा टेढ़ा करके इसने ऐसा वक्र बनाया, मान लेते हैं कुछ भी इसने बनाया, एक वक्र बनाया। अब ये जो वक्र है, इस वक्र के किसी बिंदु पे चलते हैं, इस वक्र के ऊपर स्थित किसी बिंदु पे चलते हैं, नाम ले लेते हैं पी बिंदु, और हम पी पॉइंट पर आ गए। ये रहा पी पॉइंट, यहां ले लो, और पी पॉइंट के निर्देशांक मान लिए एच के हैं। अब इस वक्र के उस बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, वक्र के उस बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श रेखा, और जैसा कि हमने बताया स्पर्श रेखा है तो रेखा ही, स्पर्श रेखा है तो रेखा ही, और रेखा है तो इसकी ढाल तो होगी, रेखा है तो इसकी ढाल होगी, है ना। वक्र पे बिंदु पी लिया है आपने, पी पॉइंट है वक्र का, उस पॉइंट पे आपने स्पर्श रेखा खींची है, तो ये जो स्पर्श रेखा है, मैं वक्र की ढाल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वक्र का जो बिंदु पी है, उस पी पे जो ये स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा खींची गई, रेखा, रेखा है तो ढाल है, रेखा है तो ढाल है, तो ये जो रेखा है इसकी कोई ना कोई तो ढाल होगी, कोई ना कोई तो ढाल होगी। इस रेखा को अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये क्षैतिज के साथ कोई ना कोई तो कोण बनाती होगी, तो जब ये कोण बनाती होगी तो इसकी ढाल होगी। और मैंने जैसे कहा कि रेखा है तो ढाल है, रेखा है तो ढाल है, तो ढाल होगी, इसकी ढाल होगी। तो इसकी जो ढाल है, ये कोई रेखा, नॉर्मल रेखा तो नहीं है, ये स्पर्श रेखा है। इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पे ये स्पर्श रेखा है, तो इस ढाल को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। अब इसकी ढाल जो है, ये जो स्पर्श रेखा है, पी बिंदु पे स्पर्श रेखा की ढाल, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल। आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं, ढाल तीन तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको कोण पता है थीटा, तो आप टेन थीटा करके निकाल सकते हैं। नंबर दो, ये नहीं पता है आपको, आपको ये नहीं पता है, आपको इसके दो पॉइंट्स पता है, इस पर दो बिंदु पता है कि इस रेखा पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और एक दूसरा बिंदु है Q, चाहे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेखा पे होने चाहिए। रेखा पर आपको दो बिंदु पता है,
तो आप इससे भी ढाल निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, दोनों ही नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको ये पता है कि इस रेखा का समीकरण क्या है, तो आप उससे भी ढाल निकाल सकते हैं, आप उससे भी ढाल निकाल सकते हैं। आप समीकरण, अगर आपको इस स्पर्श रेखा का समीकरण पहले से ही पता है तो भी आप ढाल निकाल सकते हैं, इस पे 2 पॉइंट पता है तो भी ढाल निकाल सकते हैं, इसका कोण पता है तो भी ढाल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया दिमाग में कि भाई रेखा के 2 बिंदु, रेखा का ही कोण, रेखा का ही समीकरण, तो वक्र क्या कर रहा है? वक्र जो हम इतना कर रहे हैं, वक्र 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 का समीकरण का क्या लेना देना हुआ यहाँ पे? रेखा ही कोण बताए, रेखा ही कोण बताए, रेखा ही अपने 2 बिंदु बताए, रेखा ही अपना समीकरण बताए, तो ढाल निकलेगी। तो फिर ये स्पर्श रेखा होने का फायदा क्या मिला इसको? भाई रेखा, स्पर्श रेखा ऑब्वियसली बात है स्पर्श कर रही है, अब स्पर्श कर रही है तो कोई तो फायदा मिलना चाहिए ना, स्पर्श कर रही है तो वक्र का कुछ तो फायदा, वक्र के साथ जो रिलेशन इसका है टच करने का, इसका फायदा कुछ तो मिलना चाहिए। वो क्या मिला? तो कुछ मिला ही नहीं इसको। तो यही यहाँ पे पार्ट इंपॉर्टेंस आता है कि भैया वक्र को टच कर रही है, वक्र के साथ इसका संबंध है, अब वक्र के साथ इसका संबंध है तो फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। लोग रिलेशन में क्यों आते है ना? हम जब इतनी शादियां होती है, समाज में लोग जुड़ते हैं, तो ये क्यों बनते हैं? बाकी कारण अपने एक्सवाइजेड जो है सो है, बाकी क्या कारण है? बाकी मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं दोनों के मिलने का फायदा है, दोनों को मिलने का फायदा है, सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी और दुनिया के हिसाब से भी। हर तरीके से उन दोनों का मिलना, दो लोगों की शादियां होना हर तरीके से फायदेमंद है, तो इसलिए हो रहा है। सही है ना? कुछ तो फायदेमंद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप रेखा से ही सब कुछ मांग रहे हैं, कोण तुम ही बताओ, अपने 2 बिंदु तुम ही दो, अपना समीकरण तुम ही बताओ, तो फिर वक्र के साथ ये जो स्पर्श रेखा बनी है उसका भी तो कोई फायदा मिलना चाहिए। तो बस यही इस टॉपिक का सार है कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अगर वो किसी वक्र की स्पर्श रेखा है तो उसकी ढाल निकालने का आपको एक चौथा तरीका और मिलेगा, वरना तो 3 तरीके ही हैं आपके पास, 3 ही रहते। अगर ये रेखा होती तो सिर्फ ये 3 ही तरीके रहते, लेकिन स्पर्श रेखा है इसलिए आपको एक चौथा तरीका और मिलेगा, क्योंकि अब ये साथ हो गई, जुड़ गई है वक्र के साथ, और वो ये है, ये चौथा तरीका। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब आपको तीसरा फायदा मिलेगा, जो चौथा फायदा है। ये 3 फायदे तो इसके पास थे ही बेचारे के पास, नंबर 1 तरीका, नंबर 2 तरीका, नंबर 3 तरीके, ये 3 तरीके तो इस पे हमेशा से काम कर रहे थे। बट अब ये किसी वक्र की स्पर्श रेखा है, किसी वक्र की स्पर्श रेखा है, इसलिए चौथा काम ये हुआ कि आप अवकलन का मान निकाल कर, और आपका जो बिंदु P है, जो P बिंदु है, उसके निर्देशांक यहां रख दो, इससे भी आपको ढाल प्राप्त हो जाएगी, इससे भी आपको ढाल प्राप्त हो जाएगी। ये है कमाल। तो समझो बात कि क्या महत्व हुआ, क्या इस टॉपिक का महत्व क्या हुआ। ये टॉपिक किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? ये टॉपिक बता रहा है कि लाइन, आप 2D में भी लाइन पढ़ते हैं और आप अवकलन में भी स्पर्श रेखा पढ़ रहे हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं में क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि जब आप सिर्फ रेखा पढ़ते हैं तो आपके पास ढाल निकालने के 3 तरीके होते हैं, वो है टेन थीटा के द्वारा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करके, और y बराबर, अगर समीकरण पता है तो y बराबर mx प्लस c करके आप ढाल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही रेखा किसी वक्र को स्पर्श करती है तो उसकी ढाल निकालने का एक चौथा तरीका और आपके पास है, वो है अवकलन करके, वो जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा है वो पॉइंट उसमें डाल दो, आपको ढाल मिल जाएगी। अब ये समझ में आया नहीं आया? ये बात समझ में आई नहीं कि इंपॉर्टेंस क्या है, टच करने से क्या फायदा इसको मिला है। ये मेथड हर बार नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब ये किसी की स्पर्श रेखा होगी, जब ये किसी की, ये रेखा जो है, ये जो नॉर्मल रेखा है, ये जब किसी की वक्र की स्पर्श रेखा होगी तो आपका ये तरीका काम करेगा, अन्यथा ये 3 तरीके तो रेखा के हैं, हाँ रेखा के साथ ही रहेंगे। ये चौथा तरीका तब मिलेगा रेखा को जब रेखा किसी को स्पर्श करेगी, है ना? ये इंपॉर्टेंट समझो कि इस टॉपिक क्यों हम 2D से निकाल के इसको अवकलन में लेके आए। अवकलन में हम ये स्पर्श रेखा और अभिलंब की ढाल क्यों पढ़ रहे हैं? स्पर्श रेखा और अभिलंब की ढाल हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें ऐसा क्या मिल रहा है? इसमें ऐसा हमें मिल रहा है कि एक और रिलेशन एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, जो पहले नहीं था। अगर खाली रेखा है तो उसमें ये काम नहीं करेगा, ये तब काम करेगा जब वह रेखा किसी वक्र की स्पर्श रेखा होगी, तो उसकी ढाल निकालने का एक और मेथड आपके पास हो जाएगा चालू।
तो हम यही पढ़ने वाले। अब हम इसको, ये मेथड तो 2D के हैं, ये तो 2D में आप पढ़ते हैं, ये 2D में ही पढ़ेंगे, बस इसको हम पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, आउटलाइन में हम इसको पढ़ते हैं, चौथे रिलेशन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे ये आपका कोई वक्र है, और वक्र का एक बिंदु ले लिया। अब ये वक्र होगा, इस वक्र पे एक पॉइंट आएगा a,2, ये आपका वक्र है। ठीक है, ये कोई कर्व बनेगा, इस कर्व पे ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा आएगी उसकी ढाल बताओ, स्पर्श रेखा की ढाल बताओ, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल। अब यहां पे देखो, ना हमें कोण पता है, ना हमें दो बिंदु पता है, हमें सिर्फ वक्र पता है और वक्र का बिंदु पता है, और ये पता है कि ये रेखा वक्र की स्पर्श रेखा है, ये वक्र की स्पर्श रेखा है, इसका फायदा अब हम उठाने वाले। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है ना। अब इस बात का फायदा इसको, इस रिलेशन का फायदा इसको मिलने वाला। देखिए, ना तो कोण पता है, ना हमें कोण पता है, ना हमें इसके दो बिंदु पता है, ना हमें इसका समीकरण पता है, कुछ भी नहीं पता। इसके बदले हमें एक और एक्स्ट्रा चीज पता है, ये तीनों ही नहीं पता। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो रेखा है ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर। इतने से भी हम इसकी ढाल निकाल सकते हैं। तो क्या बताया था, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा। तो पहले अवकलन कर लो इसका, dy/dx प्राप्त कर लो, ये आ गया। अब आप इस बिंदु को रख के वो ढाल पता कर लो, लेकिन ढाल किसकी, ये याद रखना, स्पर्श रेखा की ढाल, ऐसी वैसी ढाल नहीं, ये स्पर्श रेखा है। x का मान 1, ये आगे ढालती। तो इस तरीके से आपने एक और मेथड क्रिएट हो जाता है जब स्पर्श रेखा होती है ना। इसीलिए टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखा की ढाल, रेखा की ढाल नहीं, रेखा की ढाल नहीं, स्पर्श रेखा की ढाल। क्योंकि अगर स्पर्श रेखा नहीं हुई तो ये सारा विज्ञान बेकार है। ये विज्ञान तभी अर्थपूर्ण है जब वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। खाली रेखा है तो ये काम नहीं करेगा, स्पर्श रेखा है तो काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको ढाल मिल गई, मतलब m का मान, और एक नए तरीके से m का मान निकालना आने लग गया इसमें। अब और फायदा देखो, और फायदा ये है कि आप उस स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये कैसे निकलेगी, आपको पॉइंट पता है एक, ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये इस पॉइंट पे खींची गई है, इसका मतलब इस पॉइंट से रेखा गुजरती है। ढाल आपके पास है ही, ढाल आपके पास है, बिंदु आपके पास है, और एक ढाल और एक बिंदु से आप इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ये आपका वक्र है, इस वक्र पे ये पॉइंट है, इस रेखा पर ये आपका पॉइंट है, ये रहा। ढाल आपने निकाल ली, ढाल आपके पास है ही, तो आपको अब ये जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण मिल जाएगा। क्योंकि स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श रेखा भी तो रेखा ही है ना, स्पर्श रेखा भी तो रेखा ही है। और रेखा का समीकरण जो होता है वो, उसके लिए एक पॉइंट और एक ढाल की जरूरत होती है।
एक पॉइंट और एक ढाल। अगर आपके पास पॉइंट पता है कि रेखा किसी भी पॉइंट से गुजरती है, मान लो वो एच के है, तो एक पॉइंट मिल जाए और एक आपको ढाल मिल जाए, ये दोनों मान रख दो और आपके पास स्पर्शरेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट हमें पास है, ये रहा 1,2, ढाल हमारे पास है, मान यहाँ रख दो, y माइनस के का मान कितना हो गया 2, m का मान 3, x माइनस h का मान 1, ब्रैकेट्स खोल लो, सॉल्व कर लो। ये आपके पास स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, ये आपके पास स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। क्लियर हुआ? स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और अभिलंब पे चलते हैं। अब अभिलंब पे स्पर्श रेखा से आपका कनेक्ट हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल। अभिलंब यानी नॉर्मल। कोई वक्र जो है, उस वक्र के किसी बिंदु पे जो आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा और खींची जा सकती है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये आपका वक्र ले लो, इस वक्र पे कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट। ठीक है, ये मान लिया, इसका एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ ले लो, ये ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, और इस पी पॉइंट पे मैंने स्पर्शरेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट्स हो गया, ये आपकी स्पर्शरेखा है। ठीक है, अब ये जहां पे टच कर रही है वक्र को, जहां टच कर रही है वहां से जो लंब रेखा खींचे, ये अभिलंब कहलाती है, इसको नॉर्मल कहते हैं। ये कोई नॉर्मल लंब रेखा नहीं है ना, सामान्य नहीं है ये। अभिलंब आप तब कहते हैं जहां पर वक्र को टच कर रही है स्पर्श रेखा, वक्र को जहां टच कर रही है उसी बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, उसी बिंदु पे जहां पर स्पर्श रेखा वक्र को टच कर रही है, उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत खींचा गया अभिलंब कहलाता है। ये रेखा अभिलंब कहलाती है। ऐसे नहीं कि लंब रेखा तो बहुत है, लंब रेखाओं की कमी नहीं है, लंब रेखाएं तो बहुत है। ये देखो, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये सब लंब है। लेकिन लंब होने का मतलब ये नहीं कि अभिलंब हो गया। लंब होने का मतलब नहीं अभिलंब हो गया। अभिलंब कब होता है? जब जिस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसी बिंदु पर जहां स्पर्श रेखा खींची गई है, और वो पॉइंट वक्र का भी है, उस पे वक्र भी है, उस पे स्पर्श रेखा भी है, और उसी बिंदु से अभिलंब भी जाना चाहिए। ये जरूरी है, तब वो अभिलंब कहलाता है। वरना ऐसे नहीं कोई भी लंब ले लिया, कोई भी लंब ले लिया तो लंब भी बोल देते। लंब समीकरण, लंब रेखा का समीकरण। अभिलंब जब आप बोल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि हम उस बिंदु को खास महत्व दे रहे हैं, उस बिंदु पे ही स्पर्श रेखा खींची जा रही है और उसी बिंदु पर अभिलंब खींचा जा रहा है, उसी बिंदु पर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। ये सारी लंब रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं लंब है, लेकिन अभिलंब केवल ये है ना, अभिलंब केवल ये है, बाकी सब लंब रेखाएं हैं। ऐसे अभिलंब भी लंब होता है, लेकिन अभिलंब एक खास लंब होता है, वो लंब जो स्पर्श बिंदु से गुजरता है, स्पर्श बिंदु से गुजरता है। अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी ढाल का गुणनफल -1 आता है। ढाल का गुणनफल -1 आता है। अगर मैं पिंक वाली रेखा की ढाल को कह दूं mt, mt मतलब t फॉर टेंजेंट, टेंजेंट की ढाल, और इसकी ढाल को कह दूं mn मतलब नॉर्मल की ढाल, क्योंकि नॉर्मल भी तो एक रेखा है, अभिलंब भी तो एक रेखा है, रेखा तो इसकी भी ढाल होगी। तो दोनों की जो ढालें हैं, दोनों की ढालें मतलब स्पर्श रेखा की ढाल इंटू अभिलंब की ढाल, दोनों लंबवत है, और लंबवत रेखाओं की ढालों का संबंध होता है कि उनका गुणनफल -1 होता है।
उनका गुणनफल -1 होता है। उनका गुणनफल -1 होता है। दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो उनकी ढालों में संबंध होता है कि उनका ढालों का गुणनफल -1 होता है। mt इंटू एम एन बराबर -1। अब इससे क्या हो सकता है, आपको स्पर्शरेखा की ढाल तो निकालनी आती है, वो निकाल लो, उससे आपको अभिलंब की ढाल मिल जाएगी -1/mt। आपकी स्पर्शरेखा की ढाल को उल्टा कर दो और माइनस से गुणा कर दो, आपको अभिलंब की ढाल पता चल जाएगी। आपको जो अभिलंब है उसकी ढाल पता लग जाएगी। और अभिलंब की ढाल पता करने के बाद आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ढाल पता है, बिंदु आपको पता ही है, बिंदु इसके निर्देशांक दिए गए होंगे, इसके जो निर्देशांक है बिंदु के वो हमें दिए हुए होंगे h, k। तो आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण याद रखिए, अभिलंब भी तो एक रेखा ही है ना, तो समीकरण तो रेखा का ही निकलेगा। जिसकी ढाल डालोगे उसका समीकरण आ जाएगा, जिसका बिंदु और ढाल डालते हैं उसका समीकरण तो एक ही होता है। समीकरण चेंज नहीं होता है ना, समीकरण चेंज नहीं होता है। बस अब दोनों में फर्क समझो। ये देखो, ये अभिलंब का समीकरण है। यहाँ पे मैंने जो ढाल लगाई है, यहाँ जो मैंने ढाल लगाई है वो अभिलंब की ढाल लगाई है, तो समीकरण किसका आएगा, अभिलंब। जिसकी ढाल उसका समीकरण, जिसकी ढाल उसका समीकरण। देखो अभिलंब भी एक रेखा है, स्पर्श रेखा भी रेखा है, तो रेखा है तो समीकरण तो एक ही होगा, फॉर्मूला तो एक ही होगा, फॉर्मूला तो एक ही होगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कैनरा बैंक निकाले, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा निकाले, चाहे पंजाब नेशनल बैंक निकाले या कोई और बैंक निकाले, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। बैंक के बदलते रहो, इस बैंक का फॉर्मूला या उस बैंक का फॉर्मूला थोड़ी होता है, फॉर्मूला तो एक ही होता है, जिसमें जिसका डालोगे उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप अभिलंब डालो, अभिलंब की ढाल दोगे, अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। स्पर्श रेखा की ढाल दोगे, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। जिसकी ढाल दोगे उसका समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा हुआ है mn, और जब मैं स्पर्श रेखा की ढाल निकालने जाऊंगा उस समय मैं mt का इस्तेमाल करूंगा, यानी स्पर्श रेखा की ढाल का इस्तेमाल करूंगा। तो सेम स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है, ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो देखो ढाल किसकी लगा रहे हो, जिसकी ढाल लगा रहे हो उसका समीकरण आ जाएगा। अगर ढाल देखो दोनों ही अभिलंब हो चाहे स्पर्श रेखा हो, दोनों स्पर्श बिंदु से गुजरते हैं, तो स्पर्श बिंदु तो दोनों का ही कॉमन है, तो उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ ढाल का डिफरेंस है। स्पर्श रेखा की अलग ढाल होगी, अभिलंब की अलग ढाल होगी, वो जो ढाल है वो लगाओ, तो ढाल जिसकी यूज करोगे उसका समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। अभिलंब की ढाल डालोगे अभिलंब आ जाएगा, स्पर्श रेखा की ढाल यूज करोगे स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब किताबें क्या लिखती है, किताबें ढाल जो होती है ना एमटी, उसको ऐसे लिखती है। तो ये एमटी, एमटी मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम ऐसे बोलते हैं, dy बाई डी एक्स अवकलन करके उस पॉइंट को इसमें रख दो, ये लो, यही होती है ढाल। ढाल क्या होती है, अवकलन करके उस पॉइंट को रख दो, उस पॉइंट पर आपको रेखा की ढाल यानी स्पर्श रेखा की ढाल पता चल जाएगी। तो कई किताबें यहाँ पे dy बाई डी एक्स यूज करती है, तो कंफ्यूज मत हो ना, वो एक ही बात है, वो नाम बदल बदल गया है। एम टी लिखो आप, एम टी क्या है, स्पर्शिका की ढाल। dy बाई डी एक्स किसी बिंदु पे dy बाई डी एक्स क्या है, स्पर्शिका की ढाल, तो बात वही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक ही चीज है, बस बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा दिमाग के अंदर, जो मैंने दोबारा समझा दूं कि कहना क्या चाहता हूँ, वो है कि यहाँ पे क्या रोल प्ले किया, अवकलन आ गया, यहाँ अवकलन आ गया, और अवकलन आ गया तो हमें पता चल गया कि वक्र से स्पर्श रेखा का जो रिलेशन है, वो रिलेशन से आप ढाल निकाल सकते हैं, ढाल प्राप्त की जा सकती है अवकलन की मदद से। अवकलन की मदद से किसी वक्र के किसी बिंदु पे खींची गई रेखा जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल पता की जा सकती है। एक और मेथड आपको मिल गया। अब हमसे सवाल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व जो है ये, इस कर्व पे x बराबर 1 पॉइंट पर इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है, द स्लोप यानी स्पर्श रेखा की ढाल दिए गए वक्र पे ज्ञात करिए और इस पॉइंट पर ज्ञात करिए, x बराबर 1 पर। ठीक है, ज्ञात करते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी ढाल निकालनी है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। और किस पॉइंट पे निकालना है? x बराबर 1 पे निकालना है ना, यही तो पूछे। स्लोप पूछी है, टेंजेंट की स्लोप पूछी है। जब भी टेंजेंट वर्ड आ जाए, स्पर्श रेखा आ जाए, समझ जाओ अवकलन आ गया, क्योंकि स्पर्श रेखा की ढाल मतलब अवकलन। स्पर्श रेखा है तभी तो अवकलन है ना, वो याद रखिएगा, वो भूल मत जाइएगा। रेखा की ढाल नहीं होती है, रेखा की ढाल नहीं होती है। ढाल किसकी होती है? dy बाई डी एक्स से जो ढाल निकलती है वो किसकी निकलती है? वो स्पर्श रेखा की ढाल निकलती है। उस पॉइंट पर वो जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल आती है। तो आ जाओ, अगर हम इसको अवकलन करें, 6t 1 का 0 dx ओवर dt आ गया। टी स्क्वायर का 3t स्क्वायर भाग दे दो, ये t बटा 2 आ गया। अब x बराबर 1 पर, लेकिन ये तो t मांग रहे, तो कोई बात नहीं, x के मान को t में चेंज करवा लो, एक्सचेंज करवा लो। x का मान दे के t निकलवा लो, कह दो भैया मेरे पास x का मान है, मुझे t दे दो। तो ये रहा, यहाँ पे x का मान रख दो और t में चेंज करवा लो। x का मान देकर t का मान प्राप्त करवा लो, तो t बराबर आ गया 0, है ना। यहाँ पे एक्सचेंज अवेलेबल है, तो आप x का मान देकर t का मान निकलवा सकते हो, क्योंकि हमें t चाहिए होगा यहाँ पे। तो ये लो, जो एक्चुअली x बराबर 1 है वो t के अंदर 0 है, तो t बराबर 0 रखने पर तो ये आ गया 0 बटा 2 बराबर 0, तो ढाल आ गई 0। आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सवाल को भुना गया है, बहुत प्यारा सा बनाया गया कि आंसर जो है वो टी में आ रहा है, आपको एक्स में दे दिया, तो कुछ नहीं है, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि एक्स दे दो टी ले लो, समीकरण में जाओ, उसको एक्स पकड़ा दो कि भैया एक्स मुझे टी दे दो, वो टी दे देगा, टी ले। ठीक है, अगला सवाल। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 वाई बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2 और -1, इस पे निकालिए।
एक्स का टी के साथ डी एक्स ओवर डी टी, ये हो गया 2t+3, 2t+3। फिर आप y का करेंगे dy ओवर डी टी, 4t-2, 4t-2, दोनों में भाग दे दो, dy/dx आ जाएगा। चार t-2/2t+3। अब t को चेंज करना पड़ेगा हमें x में, है ना, x में चेंज करना पड़ेगा या y में चेंज करना, सॉरी t में चेंज करना पड़ेगा। तो ले आओ हमारे पास, ये रहा x का मान 2, x का मान 2 रख के t का मान निकालो, x का मान 2 डाल दिया, बराबर t² + 3t-8। पदों को एक तरफ कर लो, t² + 3t-10 + 5t-2t-10, t+5 t-t+1, एक तो t-2, t+5 और t। तो यहां से t के 2 मान आ गए। अब कौन सा सही है, रुको रुको, रुक जाना, अभी कंफर्मेशन करते हैं। t-5 भी आ गया, t2 भी आ गया। अभी हमारे पास एक और है जो हमें चेक करवा देगा कि कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है। हमें वो देखना है जो आगे जाके y का मान -1 दे। अब देखो इनमें से y का मान -1 हमें कौन देगा, है ना। दोनों को कंफर्म करवाते हैं, आगे y के पास ले चलते हैं, y में रखते हैं। t बराबर -5 रखने पर y में -5 रखोगे तो 25, 25 चौके 100, और 100 और ये 10 हो जाएगा, 110, 110 में से 5 गया 105। t का मान -5 रखते ही ये y 105 आ गया। फिर ये तो गलत है क्योंकि हमें तो -1 चाहिए। चलो दूसरा ट्राई करो, t बराबर 2 रखो, t बराबर 2 रखने पर ये हो गया 8, 8 - 9 यानी -1, डन, ये सही है। तो बहुत ही प्यारा सवाल बना है, बहुत अच्छे से बना है ना, कंफ्यूज करने के लिए कि भाई x का मान y का मान हमें दिया हुआ है कि इस बिंदु पे ज्ञात करो, लेकिन वो काम ही नहीं आ रहे, काम t आ रहा है। तो x y को चेंज करो t में, और t के कई मान आ रहे हैं तो वो y से कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा सही है। तो t का जो मान सही है वो 2 सही है, तो 2 रख दो इसमें। 2 रखने पर ये 2 रखा तो ये आ गया 8 - 2, 4 + 3, 6/7। ये आपका आंसर आ गया 6/7। ठीक है, तो ये आंसर है। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल। द लाइन y बराबर -4x + b, y बराबर -4x + b आर टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 1/x, तो b का मान क्या होगा। इसके लिए b का मान क्या रहेगा। देखो ये जो वक्र है ये टेंजेंट है, आर टेंजेंट टू द कर्व, इस वक्र की टेंजेंट है। अब ये नहीं पता बिंदु कौन सा है, बिंदु गायब है, बिंदु गायब है। अब सवाल ऐसे बनाएगा, कभी बिंदु गायब कर देगा, कभी ढाल गायब कर देगा, है ना, कुछ तो ऐसा करेगा इस सवाल में। बस यही खेल चलेंगे, 2 4 ही चीजें हैं,
या तो ढाल दे देगा, बिंदु गायब कर देगा, बिंदु दे देगा, ढाल गायब कर देगा, कई बार थोड़े अवकलन टेढ़े मेढ़े करवा लेगा। बस यही 4-5 चीजें इन सवालों में आपको टोटल देखने को मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको स्पर्शरेखा का समीकरण दे दिया, समीकरण दे दिया और समीकरण में भी बी गायब कर दिया, समीकरण में भी बी गायब कर दिया, और कह रहा है ये इसकी स्पर्शरेखा है, तो बताओ बी का मान कितना है। तो चलो ठीक है, ये अगर स्पर्शरेखा है तो इसकी इस पर समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है तो ढाल मिल जाएगी, समीकरण दिया है तो ढाल मिल जाएगी, y बराबर mx प्लस सी। इस रूप में लिख लो, लिखी हुई है, लिख लो, क्या अच्छी बात है, लिखी हुई है, लिखी हुई है तो आपको ढाल पता चल गई। कहीं इसकी ढाल जो है वो -4 है, बढ़िया, बहुत सुंदर, ढाल है -4। अब बिंदु अवकलन कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, अवकलन करने से भी तो ढाल ही आती है, अवकलन करने से भी तो ढाल आती है। ये अवकलन किया, ये भी ढाल ही आएगी, ये भी ढाल आएगी, ये स्पर्शरेखा है, इसकी ढाल और इसकी ढाल एक ही होगी, दोनों एक होंगी, बराबर कर लो, पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जहां पे ये स्पर्शरेखा है। दोनों बराबर करने पर अवकलन से ये ढाल आई और दे ये रखी थी, अवकलन से ये आई, अवकलन करने से ये आई और दे ये रखी थी, दोनों बराबर होंगी क्योंकि एक ही बात है। माइनस से गुणा कर दो, उधर ले आओ 4x² और आपके पास x बराबर आ गया +-1/2। ये लो x का मान आ गया, x का मान रख के y का मान निकालो, समीकरण में y बराबर आ जाएगा 1/x यानी +-2। तो आपका बिंदु बन गया +-1/2 और प्लस का 2। जब आप प्लस का 1/2 लोगे, यानी ये 4 पॉइंट नहीं है, 4 नहीं है, x का मान प्लस का 1/2 लोगे तो y भी प्लस का 1/2 आ जाएगा। एक तो x प्लस का 1/2 तो y भी प्लस का 2, तथा दूसरा x माइनस का 1/2 तो y भी माइनस का 2। ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट की खास बात क्या होती है, पॉइंट की खास बात क्या होती है, पॉइंट वक्र पे भी होता है, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु वक्र के ऊपर भी होगा और स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के ऊपर भी होगा, यानी ये जो पॉइंट है ये दोनों पे होगा, दोनों पे होगा मतलब दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, दोनों पे होगा ना, दोनों पे ये वक्र स्थित हो, ये जो पॉइंट होगा ये दोनों पे स्थित होगा, है ना, क्योंकि स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु तो स्पर्श करने से बनता है ना, स्पर्श करने का मतलब दोनों के दोनों वहां से गुजरेंगे, दोनों ही वहां से गुजरेंगे। तो यहां से आपकी स्पर्श रेखा भी गुजरेगी और आपका वक्र भी गुजरेगा, दोनों गुजरेंगे, यानी ये पॉइंट इसे संतुष्ट करेंगे, तो संतुष्ट करवा लो। पहले ये वाला संतुष्ट करवाते हैं, b बराबर 4, फिर ये माइनस वाला ट्राई कर लो, b का मान -4 तो b का मान +-4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आइडिया समझ में आया, सवाल को समझो, देखो एक बेसिक कहानी समझो, सवाल की जो मूल भावना है उसको समझो, इसमें करेगा क्या, टेंजेंट और नॉर्मल वाले टॉपिक में क्या कर सकता है पेपर वाला, एक कर्व तो देना ही पड़ेगा, कर्व तो देना ही पड़ेगा। अब कर्व दे के बिंदु दे देगा, ढाल पूछ लेगा, ढाल दे देगा, बिंदु पूछ लेगा, और कई बार ऐसा होगा कि कुछ गायब करवा लेगा, ए बी हटा देगा, पूछ लेगा कि जैसे इसमें पूछा बी बताओ कितना, तो हल्के फुल्के 2-4 चीजें हैं, यही घुमाने पड़ेंगे उनको, ये आगे पीछे 2-4 चीजें हैं, यही घुमानी पड़ेगी, इसके अलावा और सवाल बनते नहीं है। तो अगर आप पकड़ के देखें, अगर आप देखें और पूरी चाहे 200 शीट हो, चाहे 400 शीट हो, चाहे 500 क्वेश्चन की शीट हो, आप पाएंगे कि मुश्किल से 5 या 7 प्रकार के सवाल है, वही घूमते रहेंगे, 5 या 7 प्रकार के सवाल है, जैसे मैंने बता दिया कि 5 या 7 चीजें हैं जो घूमती रहेंगी, कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, बस
7 सवाल है, 7 के 700 बना रखे, 7 के ही 700 बने हुए, और कोई नहीं। ठीक है ना, 4 पेड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि x का मान यहाँ से आप प्लस का लोगे तो y भी प्लस का आएगा, x माइनस का लोगे तो y भी माइनस का आएगा। ऐसा नहीं है कि x प्लस का ले लिया और y माइनस का आएगा, y माइनस आ ही नहीं सकता, क्योंकि y बराबर 1/x है। तो x प्लस का लोगे तो y भी प्लस का आएगा, x माइनस का लोगे तो y भी माइनस का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, द अबेसिस यानी भुज यानी x निर्देशांक, बेसिस या भुज या x निर्देशांक ज्ञात करिए उन पॉइंट्स के, उन बिंदुओं के जहां द टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट x के पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है। अब x एक्सिस के पैरेलल होगी कोई भी स्पर्शरेखा, अगर x के पैरेलल है तो कोण कितने का होगा, 0। x के पैरेलल होगी तो कोण कितना होगा, 0, और कोण 0 होगा तो tan 0 बराबर 0, तो ढाल कितनी होगी, 0 होगी। यानी आपको वो बिंदु निकालने हैं जिनकी ढाल 0 हो, समझ रहे? क्योंकि कह रहा है कि x के समांतर है। अब x के समानांतर होगा, x के कोई भी स्पर्शरेखा अगर x के समांतर है, कोई भी स्पर्शरेखा अगर x के पैरेलल है तो उसका कोण कितने का होगा। अगर ये लो, ये खुद क्षैतिज होगी, और खुद क्षैतिज हो गई तो कोण कितना हुआ, 0 डिग्री, और कोण 0 डिग्री हुआ तो ढाल कितनी हुई, ढाल tan 0, और tan 0 बराबर 0, तो ढाल कितनी हुई, 0। तो आपको वो स्पर्शरेखाएं निकालनी है, वो बिंदु निकालने हैं जिन पे स्पर्शरेखा की ढाल 0 हो, dy/dx 0 हो। कर लो अवकलन और वो बिंदु निकाल लो। ये रहा 3x² माइनस 6x माइनस 9, 0। अब इसे 0 कर दो, ये 0, 3 का भाग दे दिया, ये x के मान आ गए, और x के मान ही पूछे इसने, तो -1 और 3, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब वह वक्र, ये जो वक्र है, इस वक्र पे वह बिंदु बताइए जहां पर टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के लंबवत है, इस रेखा के लंबवत है। तो आप क्या करेंगे, आप आपका जो कर्व है उस पे स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे और इस रेखा की ढाल निकालेंगे, और ये रेखा
और आपकी स्पर्श रेखा दोनों लंबवत है, तो आप लंबवत वाली शर्त लगाएंगे। ये दोनों लंबवत है तो लंबवत वाली शर्त लगा, कह रहा परपेंडिकुलर है। तो जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है तो इसका ढाल में ये मतलब होता है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का, टेंजेंट का और इस लाइन की, दोनों की ढाल m1 गुणा m2, दोनों की ढाल का गुणनफल -1 होगा। m1 गुणा m2 बराबर -1, m1 गुणा m2 बराबर -1। ठीक है, कर लेते हैं अवकलन। स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेते हैं अवकलन करके। dy बाई dx एक बटा दो रूट एक्स माइनस वन। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज हमने हटा दी है, कुछ फॉर्मेलिटीज हमने हटा दी है। ये जो अवकलन है, ये अवकलन है, ना कि ये ढाल है। एक्चुअली ये अवकलन है, ना कि ये ढाल है, क्योंकि dy बाई डी एक्स अवकलन है। जब तक dy बाई डी एक्स को किसी पॉइंट पर नहीं निकालोगे वो ढाल नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हम एच के माने, फिर एच के रखें, फिर एच के का मान निकालें। अब हम कंपटीशन में तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कम कर लेते हैं। होता तो कायदे से तो यही है, कायदा ये कहता है कि आप dy बाई डी एक्स लें, एक पॉइंट अगर आपको पता है तो वो रखें, नहीं पता है तो एक बिंदु माने एच कोमा के। कायदा ये कहता है, कायदा ये कहता है कि ढाल dy बाई डी एक्स अवकलन है, ना कि ढाल है। अवकलन का मान किसी बिंदु को रखने के बाद जो आता है वो ढाल है, वो स्पर्शरेखा की ढाल होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो एच के वाला जो एक स्टेप है वो कम कर देते हैं। एच के मानो, फिर एच के रखो, फिर एच और के का मान है, इससे अच्छा समझ ही लेते हैं, दिमाग में ही डाल लेते हैं कि ये जो मान आ रहा है ये बिंदु का मान आ रहा है ना। तो वो चीज हम एक स्टेप, दो स्टेप कम कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में, अब कंपटीशन में कुछ चीजें तो हटानी पड़ेगी आपको। कंपटीशन में कुछ मानना वाना ये तो हटाना ही पड़ेगा। अगर ये मानेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, लेकिन कायदा बता रहा हूँ यहाँ पे आपको नॉलेज में रहे कि जब भी आप अवकलन कर रहे हैं तो आप अवकलन कर रहे हैं, ढाल नहीं है। लेकिन आप एक बिंदु यूज कर रहे हैं एच के, आप एक पॉइंट एच के का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे एच यूं समझ लो कि एक्स ही है और वाई वाई है, जो के है वो वाई है, सीधा एक्स वाई जो निकलेगा वो एच के मान ही निकल रहे हैं, मतलब उस बिंदु के मान ही निकल रहे हैं जिसके लिए बात चल रही है, जिसपे स्पर्शरेखा की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑफिशियली ये गलत है, अगर सब्जेक्टिव होता तो ये बात गलत होती कि आप यू कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में तो ये होता, कायदा ये कहता है कि माना वो बिंदु पी है, ऐसे होता, कायदे से ये होता। माना जिस बिंदु की बात चल रही है या जिसकी चर्चा चल रही है, माना वह बिंदु एच के है, तो एक जो है वो पूरे कायदे से करके दिखा देता हूं। एच के पर स्पर्श रेखा की ढाल, एच माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो रेखा है इसकी ढाल निकाल लो। y बराबर माइनस का 2x प्लस का 5, ये सब उधर चले गए, तो रेखा की ढाल कितनी होगी, -2। ये इसकी ढाल होगी, इसका नाम दे दिया m2, इसका नाम हो गया m1। कहा गया है कि दोनों लंबवत है, तो m1 गुणा m2 बराबर -1। वर्क करने पर h का मान 2 आया,
अब h का मान 2 आ गया, अब k का मान निकाल लो। तो हमें पता है कि ये जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है, h के स्पर्श बिंदु है, h के स्पर्श बिंदु है, इसलिए यह स्पर्श रेखा और वक्र दोनों पे स्थित होगा। h के स्पर्श बिंदु है इसलिए वक्र पर स्थित होगा। तो वक्र पे स्थित होगा तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, y की जगह k आ जाएगा, x की जगह h आ जाएगा, h माइनस 1। अब यहाँ से आप h का मान रखेंगे, k का मान निकालेंगे। h का मान 2 रखने पर k का मान 1, तो ये आ गया आपका 2 और 1। तो ये तरीका ये होता है, मेन तरीका जो है पूरा सिस्टमेटिकली वो ये होता है, उसको ऐसे किया होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब आप कंपटीशन में हो, आप सब्जेक्टिव पे तो हो नहीं, अब आप सब्जेक्टिव पे नहीं हो तो आप ये खाना पूर्ति क्यों करोगे, करना भी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ तो आप कम से कम स्टेप करें, क्योंकि यहाँ तो हमारा इस बात से महत्वपूर्ण है कि भी हम आंसर क्या दे रहे हैं। हम जो आंसर दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, उससे चयन हो रहा है हमारा। हमारे इस बात से चयन नहीं हो रहा है कि हम कितना शुद्धता से सवाल को सोल्व कर रहे हैं, उसका काउंट यहाँ नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव होता तो फिर ये चीजें मायने रखती। हर बात जो आप लिखते हो शब्द टू शब्द का फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, कुछ गलत बात तो नहीं लिख रहे आप, तो उसका फर्क पड़ता। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे एच के वाली जो फॉर्मेलिटी है इसको हटा रहे हैं, सीधा एक्स वाई में ही चलने देंगे सवाल को। और याद रखिएगा, जब आउटलाइन कर लूँ, जब मैं ढाल बोलने लग जाऊं तो समझ जाना बिंदु शुरू हो गया, कि एक्स जो है वो बिंदु, एक्स और वाई जो है वो बिंदु बन चुके हैं। उस बिंदु की बात हो रही है जिसपे ये सारी राम कहानी लिखी जा रही है ना, ये याद रखिएगा। ये हाँ, सब्जेक्टिव होने के बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को, फिर बहुत साफ सुथरा आपको काम करना पड़ता है, फिर बहुत साफ सफाई की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे आ जाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपकी स्पर्श रेखा जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस है यानी कोण 90 हो गया। अगर आपकी स्पर्श रेखा वाई एक्स के समानांतर है, वाई एक्स के समानांतर है, तो क्षैतिज से बनने वाला कोण हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया तो आपकी जो ढाल है एम बराबर वो टेन 90 होगी। टेन 90 यानी इन्फिनिटी हो गया, तो आपकी ढाल आ गई इन्फिनिटी। यानी आपको वो बिंदु निकालने हैं जहां पे डी वाई बाई डी एक्स का मान अनंत है। तो अवकलन कर लो, एक्स का अवकलन 1, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स वाई का ई की पावर एक्स वाई, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का 1, वाई बाहर एक्स का 1, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
y इंटू ई की पावर एक्स वाई। पदों को एक तरफ करने पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। अब आप अवकलन का मान जो है वो 0 कर दो, सॉरी अनंत कर दो। अवकलन का मान तभी अनंत होगा, है ना, ढाल तभी अनंत आएगी जब नीचे वाला 0 होगा। तो इसको 0 ले आओ। एक्स ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 बराबर 0। और ये 0 कब होगा? ये तभी 0 होगा जब y 0 होगा, है ना। y 0 होने पे होगा ना। x तो हमारा, y को तो भाई 0 होना पड़ेगा, क्योंकि y 0 होगा तो ये e की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 बन जाएगा। तो y को तो मजबूरन 0 होना पड़ेगा, और फिर x जो है उसको 1 होना पड़ेगा। x 1 और y 0 होने पे ये संतुष्ट होगा। तो 1 0 आंसर आ गया आपका, 1,0। ठीक है, ये रहा, ये आपका बी हो गया। अच्छा, आपको टेस्ट के बारे में जानकारी फिर से दे देता हूँ। जो लोग टेस्ट आपके अपलोड हो गए हैं, और टेस्ट अपलोड होने के बाद में टेस्ट में जो सिस्टम रखा है वो वैसा ही कर दिया जैसा अभी हुआ है नया। 5 ऑप्शन है, 5वां जो ऑप्शन है वो अनअटेम्प्टेड का है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप उस ऑप्शन का क्लिक नहीं करते हैं तो उसको एक नेगेटिव मार्किंग आपकी कटेगी। ठीक है ना, जैसे भी आरबीएससी ने किया है कि भाई 5 ऑप्शन होंगे, और 5th ऑप्शन जो है, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको उस ऑप्शन को भरना होगा, उस 5th ऑप्शन को भरना पड़ेगा। तो वैसा का वैसा जो है वो उसमें भी ऐड कर दिया है। तो कई बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। 5 ऑप्शन जो है वो आपको भरना ही भरना है, नहीं भरेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन हाँ, वो जो 5 क्वेश्चन अब नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मत करिए, लेकिन आपको 5 ऑप्शन भरना होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे, है ना। हाँ, वो बिल्कुल वैसे थोड़ी आदत डलेगी आपको, एक बार तो थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अब आरपीएससी ऐसे ही कर रही है तो अब क्या करें। तो नियम जो नियम है उसके साथ जितनी जल्दी आप एडजस्ट हो जाएं उतना ठीक है। तो थोड़ा सा माइनस मार्किंग होगी 1-2 टेस्टों में, आप यूज टू हो जाएंगे। तो क्योंकि नॉर्मली हमें आदत नहीं होती, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, छोड़े हुए में क्या भरना है। तो वो आदत होती है हमारी। तो थोड़ा सा शिफ्ट जब होगा तो एक बार परेशानी होगी कि आपको वो भरने की आदत होनी चाहिए कि भाई जो छोड़ रहा हूँ उसको भी आपको भरना पड़ेगा। कर रहा हूँ वो तो भरने ही भरने हैं, जो छोड़ रहा हूँ उसको भी भरना पड़ेगा। ठीक है ना, ये अब थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। तो आज जब आप टेस्ट दें तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। अब जैसे आप जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा ऊपर ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व e की पावर y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी स्लोप जो है वो क्या होगी? m जो स्लोप है, जो स्पर्श रेखा की ढाल है इस वक्र के लिए, जिसको m कहा गया है, वो इनमें से कौन सी बात को पूरा करेगी? मतलब उसकी ढाल हमेशा 1 से बड़ी आएगी, मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ m लेस देन 1, मोड ऑफ m लेस देन इक्वल टू 1, या मोड ऑफ m लेस देन 1। इनमें से कौन सी बात उसके लिए सत्य होगी? वो होगा तो ऊपर ऊपर मिल जाएगा, सबसे ऊपर फोल्डर बन जाएगा इसका, डेली वो टेस्ट वाला, सबसे ऊपर जो है वो फोल्डर मिल जाएगा। हाँ, इस बार सेट्स एंड रिलेशन चलेगा इस पूरे वीक। तो फिर अगली बार ग्रुप थ्योरी शुरू हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक। हाँ, क्लास के बीच में नोटिफिकेशन आया ना, तो मतलब टेस्ट अपलोड हो गया। e की पावर y dy बाई डी एक्स, 1 का 0,
एक्स स्क्वायर का 2x dy बाई डी एक्स बराबर 2x बट्टा ई की पावर वाई। ई की पावर वाई का मान रख दो। ये आपकी ढाल आ गई, एम आ गया, एम बराबर आ गया 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या इसका मान कभी ऊपर जाएगा? इसका मान हमेशा 1 से कम रहेगा, है ना। मोड लगा देता हूँ ताकि माइनस प्लस वाला झंझट नहीं आए। मोड लगाते ही x चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से बड़ा रहेगा। तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने से नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा आएगा, है ना, हमेशा ज्यादा आएगा। x का मान चाहे कुछ भी रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 2x से ज्यादा आएगा। चलिए बार ट्राई करके देख लेते हैं क्यों ज्यादा आएगा। मैं कह रहा हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2x से बड़ा आएगा। तो 2x को आप इधर ले आओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सिर्फ एक केस के अंदर, सिर्फ एक केस के अंदर जब x का मान 1 होगा उस समय बराबर आएगा, अदरवाइज हर केस में ये सही है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा, डन। बस ये बात सच है, क्योंकि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हमेशा प्लस का आएगा या 0 आएगा, माइनस तो नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 2x से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1 पे बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज ये इससे हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो ये 1 से छोटा या 1 के बराबर आएगा, यानी आपके मोड, ढाल का जो मोड है वो 1 से छोटा, वो 1 के बराबर ही आएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल जो है इसमें डिजाइन है, क्योंकि तो अच्छे तरीके से इसको डाला है, और थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया था, बीच में सोचने में मजबूर कर दिया था कि क्या पूछा है। तो समझ में आ गई। ये जो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा 2x जो है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 2x से बड़ा आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा 2x से बड़ा आएगा। मान लेते हैं, माना गलत होगा तो भी बाहर आ जाएगा, सही होगा तो भी आ जाएगा। माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x से बड़ा और बराबर है। देखो, मानने का मतलब ये नहीं होता कि वो बात सही है, मानने का मतलब है अभी पता चल जाएगा कि माना हुआ सही है या गलत है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने 2x से बड़ा और बराबर मान लिया, फिर मैं 2x को इधर लाया, ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये हम जानते हैं, या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है, इसका जो मतलब जो माना है वो भी सच है फिर, क्योंकि सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है ना, सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है। टेस्ट अपलोड कर दिए मनीष, अभी बात की थी, अभी मैंने सबको ये तो बता रहा था कि टेस्ट अपलोड हो गए हैं। आप जाओगे, आप अपने हिसाब से जब मन आए, पूरा दिन पड़ा है आपके पास, कल भी है, परसों भी है, जब आपको फुर्सत मिले आप अपने हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में कोई भी समय की बाउंडेशन हम लोगों ने नहीं डाली है, क्योंकि कोई मान लो किसी दिन बिजी हो गया, टेस्ट नहीं दे पाया, तो अगले दिन दे दो, उससे अगले दिन दे दो, जैसे आपको फुर्सत मिले, लेकिन दे दो। बस टेस्ट देना है अपनी सुविधा के अनुसार, सुविधा आपकी है ना, सुविधा आपकी है, बस अनिवार्यता सिर्फ इतनी है कि आपको टेस्ट देना चाहिए,
और डेली का डेली देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जब आपको लगे कि मैं प्रिपेयर हूँ, जब लगे कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे टेस्ट देना चाहिए, तब दो। आप फ्री एकदम, पूरी सहूलियत हमारे तरफ से आपको मिल रही है। हाँ, 10 मिनट का, 10-15 मिनट का, वैसे 15 मिनट रखा है अभी तो टेस्ट की टाइमिंग 15 मिनट रखी है और 10 क्वेश्चन है, 15 मिनट की टाइमिंग है, नॉर्मल 10 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अभी तो जो टाइमिंग है वो ज़्यादा रखी है। आप जब टेस्ट में जाएंगे तो अभी सेट्स एंड रिलेशन का टेस्ट चलेगा पूरे हफ्ते, अगला ग्रुप थ्योरी का है। तो 2 हफ्ते का तो फिक्स हो गया। अब 2 हफ्ते के बाद में अगले 2 हफ्ते कौन सा होगा उसको आपको सूचना दे देंगे। पहले 2 हफ्ते के टेस्ट अभी दीजिए। अभी सेट्स एंड रिलेशन चलेगा, इस पूरे वीक सेट्स एंड रिलेशन चलेगा, अगले वीक ग्रुप थ्योरी चलेगा। तो 2 हफ्ते तो आपके फिक्स है, 14 दिन का तो फिक्स हो गया कौन से टॉपिकों का है। इस हफ्ते पूरे हफ्ते सेट्स एंड रिलेशन है, अगले हफ्ते ग्रुप थ्योरी है, और फिर उसके अगले हफ्ते क्या आएगा वो इतने में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे एक बार बंद करते हैं। बाकी आप टेस्ट वैस्ट दीजिए, पहला टेस्ट है, तैयारी करके दीजिए अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से।